हेलो। तो आप सब कैसे हैं? आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं और आप देख रहे हैं साइंस गुरु और मैं हूं पवन सर। आज की क्लास 9th का साइंस हमारे आसपास का पदार्थ। जैसे ही हम पदार्थ की बात करते हैं हमारे दिमाग में अनेकों सवाल घूमने लगते हैं। ये पदार्थ है क्या? पदार्थ, इनका निर्माण कहाँ से हुआ? तो चलिए हम इसको जानते हैं और बहुत ही अच्छे तरीका से जानने का प्रयास करेंगे ये पदार्थ है क्या। शुरू से ही सबको ये बात जानने की बहुत जिज्ञासा होती है, सबको उत्सुकता है कि इस प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ, हमारा निर्माण कैसे हुआ, पदार्थ क्या है। कह रहा है कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड इट हैज मास, यानी कि दुनिया का कोई भी चीज जो जगह घेरे और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो वो सब पदार्थ हैं। कर आप अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। कर उसे वैज्ञानिकों ने प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या कहा? पदार्थ का। है कि हम देखते हैं तो अपने अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में अनेकों चीज देखते हैं। पेंसिल देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, घर देखते हैं, बैग देखते हैं, नोटबुक देखते हैं, बुक देखते हैं। अगर आप जितनी चीजें देख रहे हो ये सब पदार्थ से बने हुए हैं। किससे बने हैं? पदार्थ से बने हुए हैं। अब पदार्थ होता कैसा है भाई? तो हमारे वैज्ञानिकों ने ये प्रमाणित किया कि पदार्थ जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इसी को लेते हैं तो इसके इतने टुकड़े करें और टूटने लायक नहीं रह जाए तो उस स्थिति को हम कहते हैं पदार्थ। और ये मानना है कि उसी के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। जैसे हम घर की बात करें तो घर एक ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु हो गया। अब इसमें पदार्थ की बात करें तो इसमें पदार्थ क्या है? तो मिट्टी के कण है, क्योंकि घर को तोड़ते हैं तो वो फिर क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में मिट्टी में धूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन्हीं मिट्टी के टुकड़ों को मिलने से क्या बना है? ईंट बना, ईंट जोड़ के दीवार बना, दीवार से घर बना। तो अब वो घर क्या हो गया? एक वस्तु हो गया, एक पदार्थ हो गया। कह रहा है कि जो भी हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहां तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है? पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरते हैं। अब कह रहा है कि ये सभी जो वस्तुएं हैं सबका द्रव्यमान होता है, यानी सब में कुछ वजन होता है और ये सब कुछ जगह लेते हैं। जैसे अगर हम मिट्टी के कण की बात करें तो एक एक कण हम डालते जाएं किसी गमले में तो एक दिन क्या होगा? वो गमला भर जाएगा। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो जगह लेते हैं और उनको हम अब वजन करेंगे तो उसमें कुछ भार भी हो जाएगा। ये बात प्रमाणित होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो कुछ जगह भी घेरते हैं और उनमें कुछ भार भी होता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने पास आसपास को समझने का प्रयास करता रहा। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे क्या कहते हैं? पंच तत्व कहा गया। प्रकृति को जानने की सबको जिज्ञासा है, आज से नहीं, प्राचीन समय से ही है। उस समय हमारे वैज्ञानिकों ने क्या कहा? पदार्थ को 5 मूल तत्वों में विभाजित कर दिया कि जो भी पदार्थ का निर्माण होता है इन्हीं पंच तत्वों से होता है, जिनका नाम क्या रखा गया? पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है
और आकाश। और ये अवधारणाएं आज भी चली आ रही हैं। जैसे निर्माण को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब किसी भी चीज का विनाश होता है तो हम उसे कहते हैं ये इन्हें उन्हीं पंच तत्वों में सौंप देना चाहिए था जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है। जैसे हम किसी भी जीव को देखते हैं, मनुष्य को देखते हैं, या कुछ भी जो है वो डेड कर जाता है, मर जाता है, तो उन्हें हम इन्हीं पंच तत्वों में मिला देते हैं। हम कहते हैं ये इस प्रकृति का है, हम फिर उसी को सौंप देते हैं ताकि ये फिर नया क्रिएशन कर सके, और फिर नया क्रिएशन होता भी है। कर चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिक ने भी पदार्थ किस प्रकार वर्गीकृत किया। अब यूनान के वैज्ञानिकों ने भी पदार्थों का वर्गीकरण इसी प्रकार से किया, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांट दिया। अब देखिए, प्राचीन समय में पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया। कहा गया कि इन्हीं 5 से दुनिया का सब चीज का निर्माण होता है। लेकिन आगे जब हम बढ़ते गए तो हमारे मॉडर्न युग के वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 भागों में बांट दिया, उनके भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर। तो अब इस चैप्टर में जो है हम भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब कह रहे हैं कि रासायनिक गुण के आधार पर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। यहाँ है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या कह रहा है कि पदार्थ कण से मिलकर बना होता है। पदार्थ कैसे बना होता है? कण से मिलकर बना होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। हमने एग्जाम्पल के लिए बताया कि घर का ईंट जो होता है वो मिट्टी के बारीक कणों को साधा जाता है, फिर ईंट बनाते हैं, उससे दीवार बनाते हैं, और तब जाके वो घर बनता है और एक सही रूप लेता है। एग्जाम्पल के लिए हम अपने खुद बॉडी को भी ले सकते हैं। सेल बनता है, टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, तब जाके बॉडी सिस्टम बनता है। तो हमारे सेल का, शरीर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया वो क्या हुआ? सेल हो गया। अब कह रहा पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 ही विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा के यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होता है, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। कह रहा है कि शुरू के समय में ये कहा गया कि पदार्थ जो है वो रेत के कण के तरह बारीक होते हैं या लकड़ी की सतह की तरह चौड़े होते हैं। पर आइए क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बने हुए हैं। पर हम एक एक्टिविटी करते हैं और इससे पता करते हैं कि पदार्थ जो थे वो सतत यानी कि लगातार हैं या छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। कर एक 100 ml का बीकर ले लीजिए, ठीक है? कितने का? 100 ml का। कर इसमें जल से आधा भरकर, आधा इसमें जल भर देंगे। कह रहा है दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। अब इसमें क्या करना है? नमक मिला देना है। क्या मिला देना है? ये आधा हमने जल भर दिया, अब इसमें नमक मिला दिया। कह रहा है कि जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दीजिए। अब कह रहा है कि ये जल जो आपने भरा था उसका एक लेबल लगा लीजिए कि मैंने इस गिलास में कहाँ तक जल भरा था। तो मैंने लगा दिया कि यहाँ तक जल था। इसके बाद इसमें नमक डालिए। तब क्या कर रहा है? जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दीजिए। अब आपको ध्यान देना है कि जल के लेवल में क्या बदलाव हुआ। अब आप कहेंगे कि नमक जो है वो कहाँ गायब हो गया। जब आप इस वाटर में नमक मिलाएंगे या चीनी मिलाएंगे तो इसका स्तर जो है वो वहीं पे रह जाएगा, लेवल जो है वो यहीं पर रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तब आपको आश्चर्य होगा कि ये तो जादू हो गया।
मैंने इसमें नमक डाला था लेकिन नमक गया कहाँ। अब देखिए नमक का गुण तो पूरे पानी में फैल जाएगा, पूरा पानी जो है वो नमकीन हो जाएगा, लेकिन पानी जो ये जल है इसका लेवल जो है वो नहीं बढ़ेगा, स्थिर रह जाएगा। कह रहा है क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अब इससे क्या प्रमाणित होता है कि पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कणों के बीच में कुछ खाली जगह था, जब हमने नमक को डाला तो उस खाली जगह में ये छोटे कण क्या हो गए, जाके फैल गए। अगर ये चौड़े रहते, सतत रहते, लगातार रहते तो नमक इसके ऊपर जाकर बैठ जाता, और जब ऊपर बैठता तो इसका लेवल क्या हो जाता, इंक्रीज कर जाता। सिंपल सी बात है, एक फ्लैट चीज है, इस पर हम कुछ रखेंगे इसका सतह ऊपर बढ़ेगा, वैसा ही नहीं रहेगा। जैसे हम पेज ले लें, 2 पेज लेते हैं, यहां ध्यान दीजिए, एक पेज है, इसके ऊपर हमने एक और पेज रखा तो इस पेज की मोटाई क्या हुई, बढ़ गई। फिर एक पेज रखेंगे फिर बढ़ेगा, तो ये सतत है। लेकिन अगर कह रहा है कि यही कण के रूप में होंगे तो ये मान लेते हैं कि वाटर के जल के कण हो गए। अब क्या होगा कि नमक हम डालेंगे, इसमें जो खाली जगह है इसमें आके वो भर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये जल का जो स्तर है वो नहीं बढ़ेगा, वो स्थिर रह जाएगा। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, सतत नहीं होते हैं। आगे हम देखते हैं, अब कह रहा है कि पदार्थ के जब कण छोटे होते हैं तो कितने छोटे होते हैं। हमने अभी कहा, प्रूफ किया कि पदार्थ के कण कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। अब कह रहा है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एक गिलास जल ले लेंगे, इसमें निशान लगा देते हैं, भर दिया मैंने। अब देखिए कह रहा है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, तो पदार्थ के जो कण हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जैसे इसके बेहतर एग्जाम्पल के लिए आप एक बूंद इंक ले लो, एक बूंद इंक अगर हम लेते हैं और इस वाटर में डाल देते हैं तो पूरे वाटर का, पानी का जो रंग है वो बदल जाता है। अब बताइए कि वो स्याही के कण कितने छोटे थे जो पूरे पानी में फैल गए। अभी वही नहीं, इस पानी को आप क्या करो, फिर दूसरे गिलास में डाल दो, फिर इसका भी कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। ऐसी 3-4 बार करो, आप जितने बार करोगे उतने बार क्या होगा, पानी जो है, जल जो है, उसका कलर हल्का होते रहेगा। इससे क्या प्रमाणित होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि एक बूंद हमने स्याही डाला था और 4-5 गिलास को क्या किया, उसने वाटर का कलर जो है वो चेंज कर दिया, बदल दिया। तो इससे ये बात प्रमाणित होता है कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। सारे पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया भी है, यहाँ पे 100 ml मिला दिए, फिर उसको हमने क्या किया, 10 ml मिला, निकाल के 100 ml पानी में मिला दिया, फिर इसमें से 10 ml निकाला, 100 ml में मिला दिया, फिर इसमें से 10 ml निकाला, 100 ml मिला दिया। देखो पानी का कलर ऐसा था जबकि हो गया ऐसा। जितने बार हम डालते रहे कलर चेंज होते रहा, यानी कि एक बूंद में कितने कण हैं
तो हर एक वाटर में, हर एक जल में वो जाके मिश्रित हो जाते हैं। मैंने एक ही बूंद डाला था और देखिए सब में आ गए। अभी और आगे बढ़ेंगे और आएगा। ये बात प्रमाणित करता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। अब कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। हाँ, ये भी बात सही है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, खाली स्थान होता है। जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल बताया कि जल में शुगर या साल्ट, चीनी या नमक हमने मिलाया तो जल का लेवल जो स्तर जो वो नहीं बढ़ा, फिक्स रह गया। इससे क्या प्रूफ होता है कि जिसमें जो वाटर के, जल के जो कण हैं इनके बीच में खाली स्थान होता है। यहाँ पे आके नमक या चीनी के कण जो है वो बैठ जाते हैं, इसलिए पानी का स्तर नहीं बढ़ता है। इसी के चलते पानी का स्तर नहीं बढ़ता है। अगला कह रहा है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान समझते हैं, खाली जगह। अब देखिए ये पदार्थ हो गए, मान लेते हैं कोई पदार्थ है। अब कह रहा है कि इनके कण के बीच, पदार्थ के जो कण है इनके बीच में खाली स्थान होता है। तो ये तो हमने प्रमाणित किया कि जल हमने लिया था और इसमें नमक मिलाया तो ये पूर्ण रूप से घुल गया और जल का लेवल जो वो बढ़ा नहीं, यानी कि इसमें जो खाली जगह था इसको क्या किए, नमक या चीनी के जो कण थे वो आके उस खाली जगह में बैठ गए। अब कह रहे हैं पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब आगे पदार्थ का ये गुण कह रहा है कि पदार्थ के जो कण है हमेशा गति करते हैं। गति समझते हैं, यानी कि वो चुपचाप बैठे नहीं रहते हैं। जैसे हम लोग क्लास में आते हैं चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है, समझ ही नहीं आता है कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। लेकिन ये पदार्थ के जो कण है ये बेचारे चुपचाप नहीं रहते हैं, ये स्थिर नहीं रहते हैं। जैसे हम घर पे सारी एक्टिविटी कर देते हैं, अकेले पूरे घर को घुमा देते हैं, वैसे ये भी क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। अब कहोगे कैसे पता चलेगा कि पदार्थ के कण हमेशा गति करते हैं? बहुत आसान है। जैसे हम घर के एक कोने में अगरबत्ती जलाते हैं, परफ्यूम मारते हैं और क्या होता है, उसकी महक जो है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। तो इससे क्या प्रमाणित होता है, पदार्थ के कण जो वो स्थिर नहीं रहते हैं, वो गति कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तब तो हमने घर के उस कोना में स्प्रे मारा और यहां तक आ गए। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं क्या, इस वाटर में जैसे ही हम एक बूंद स्याही डालते हैं पूरा जल जो है वो रंगीन हो जाता है, यानी कि इसके कण क्या हो रहे हैं, गति कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तब न जाके इसका रंग बदल गया। तो पदार्थ के कण जो है वो हमेशा गति करते रहते हैं। अब कह रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों में गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अब देखिए पदार्थ जो है वो हमेशा गति करते हैं, जिसके कारण उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। जब हम तापमान बढ़ा देते हैं, नीचे से टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, और बढ़ जाती हैं। आगे कह रहा है उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अमिश्रित हो जाते हैं, अतः कणों के रिक्त स्थान में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना ही विस्तृत मिश्रण कहलाता है। अब देखिए दो पदार्थ जब स्वतः मिल जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं,
विसरण कहते हैं। विसरण का डिफिनेशन क्या देंगे? दो पदार्थों की मिलने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कह रहा है कि जब हम पदार्थ को गर्म करते हैं तो विसरण जो वो तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, हम उसको आगे चर्चा करेंगे। देखिए,